नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड देते समय अपराध की गंभीरता को कम करने वाली संभावित परिस्थितियों संबंधी दिशा निर्देश तैयार करने का कार्यभार 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे की सीमा तय करने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा। गृह मंत्रालय ने दोषियों के शारीरिक नमूने प्राप्त करने के लिए पुलिस को अधिकार देने वाले नियम अधिसूचित किए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और भारत सुपरफूड का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। बैंकर्स के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक 18 एनपीएस को बैड बैंक में स्थानांतरित करना एक कठिन कार्य है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड देते समय अपराध की गंभीरता को कम करने वाली संभावित परिस्थितियों संबंधी दिशा निर्देश तैयार करने का कार्यभार 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा। कोर्ट ने मृत्युदंड से संबंधित एक याचिका को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। ये पीठ अभियुक्त को मृत्युदंड देते समय अपराध की गंभीरता को कम करने वाली संभावित परिस्थितियों की जांच करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि कई ऐसी संभावित परिस्थितियां हो सकती हैं जिन पर विचार करने से इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि मृत्यु देना जरूरी है या नहीं। इन परिस्थितियों में सामाजिक परिवेश, आयु, शैक्षिक स्तर, पारिवारिक परिस्थितियां, क्या अपराधी ने जीवन में किसी प्रकार के सदमे का सामना किया है या नहीं, ये सभी शामिल हैं। न्यायालय का ये मानना है कि इस मामले में एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है और इसके बाद संवैधानिक पीठ जो फैसला देगी उससे इस बारे में स्पष्टता और एकरूपता आ सकेगी कि मृत्युदंड के प्रावधान वाले मामलों के आरोपी के अपराध की गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों के संबंध में कब सुनवाई किए जाने की जरूरत है। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने बच्चन सिंह मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद माछी सिंह मामले में इस सिद्धांत के लिए नियम निर्धारित किए थे। इन नियमों में अपराध की गंभीरता को कम करने वाली संभावित परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया था। अपराध की गंभीरता को कम करने वाली संभावित परिस्थितियों में शामिल है किसी आरोपी में सुधार और उसके पुनर्वास की संभावना, आरोपी का मानसिक स्वास्थ्य और उसके जीवन के अन्य पहलू। ये ऐसे तथ्य हैं जो किसी अपराध के लिए सजा को कम कर सकते हैं। किसी अपराध को गंभीर बनाने वाले कारकों में शामिल हैं अपराध करने का तरीका, अपराध करने के पीछे मंशा, अपराध की गंभीरता और अपराध का पीड़ित व्यक्ति। ये सारी परिस्थितियां सजा को बढ़ा सकती हैं। अगली खबर सेबी से संबंधित है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क से पहले सेबी ने एसएससी यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए कुछ नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम सामाजिक उद्यमों को धन जुटाने के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान करने के लिए जारी किए गए थे। इन नियमों के तहत ऐसे गैर लाभकारी संगठनों और सामाजिक उद्यमों को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में भाग लेने के लिए पात्र माना गया है जिनका प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक कार्य और समाज को लाभ पहुंचाना था। इसके तहत 16 व्यापक सामाजिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इनमें भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, LGBTQIA+ से संबंधित मुद्दे आदि शामिल हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक नई अवधारणा है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में पहली बार इसका उल्लेख किया था। इसका उद्देश्य निजी और गैर लाभकारी संस्थाओं को अधिक पूंजी जुटाने में उनकी मदद करना है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो हालिया फ्रेमवर्क तैयार हुआ है उसके मुताबिक एनपीओज को एक धार्मिक संस्था के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अगले 12 महीनों के लिए वैध होना चाहिए। एनपीओ कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन जुटाने वाले सामाजिक उद्यमों को एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ये रिपोर्ट प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से फंड जुटाने वाले एनपीओज को अपने विजन, लक्षित समुदाय आदि के बारे में बताना होगा। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का डेट सिक्योरिटी है। आमतौर पर जब कोई संस्था बॉन्ड जारी करती है
तो उसे बॉन्ड के परिपक्व होने पर ब्याज और मूलधन का भुगतान करना होता है। हालांकि JCJPI को ऋण की बजाय दान की श्रेणी में रखा गया है और इस तरह से उधार लेने वाली संस्था को न तो ब्याज का भुगतान करना पड़ता है और न ही मूलधन का भुगतान करना पड़ता है। गृह मंत्रालय ने दोषियों के शारीरिक नमूने प्राप्त करने के लिए पुलिस को अधिकार देने वाले नियम अधिसूचित किए हैं। मंत्रालय ने दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 से जुड़े नियम अधिसूचित किए हैं। ये अधिनियम पुलिस को दोषियों और आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है। हालांकि ये नियम दोष सिद्ध व्यक्तियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करते हैं। इस अधिनियम ने बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 का स्थान लिया है। इसमें अपराध की जांच को और अधिक कुशल और त्वरित बनाने की क्षमता है। इससे जांच एजेंसियों को कानूनी रूप से स्वीकार्य और पर्याप्त सबूत जुटाने में मदद मिलेगी। इन नियमों को अधिसूचित करने के साथ साथ ही गृह मंत्रालय के तहत आने वाला राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों को निर्देश देगा कि सूचना कैसे एकत्रित और संग्रहित की जाए। इसमें उंगलियों के निशान, पैरों के निशान आदि की जांच या दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 53 या धारा 53A में निर्धारित अन्य परीक्षण शामिल हैं। यदि विरोध करने वालों पर वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी दूसरे अपराध का आरोप लगता है तो उनके नमूने या माप लिए जा सकते हैं। इस अधिनियम के तहत एकत्र किए गए डेटा का अनधिकृत उपयोग, वितरण या उसे साझा करना दंडनीय होगा। ये भारतीय दंड संहिता 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे की सीमा तय करने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा है। इस पत्र को लिखने का उद्देश्य ये है कि ये राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लेने और उम्मीदवार जो खर्च करते हैं उसके तरीके में सुधार करना और उसमें पारदर्शिता लाना है। इस पत्र का प्रमुख प्रस्ताव है चंदे में पारदर्शिता लाना। चुनावी चंदे में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए गुमनाम रूप से दिए जाने वाले राजनीतिक चंदे की राशि को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये प्रस्ताव भी किया गया है कि इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C में संशोधन करना होगा और साथ ही ये भी कहा गया कि किसी दल द्वारा प्राप्त कुल धनराशि में से नकद के रूप में प्राप्त चंदे की राशि को अधिकतम 20% या 20 करोड़ जो भी कम हो उस तक सीमित किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाए कि विदेशी स्रोतों से प्राप्त चंदा विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक दलों को प्राप्त न हो। इन प्रस्तावों में वर्तमान में प्रारंभिक चरण में विदेशों से प्राप्त चंदे का अलग लेखा जोखा रखने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इसके अलावा योगदान रिपोर्ट के वर्तमान प्रारूप में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। अब खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत एकल संस्था या व्यक्ति के लिए 2000 से अधिक के सभी खर्चों के लिए डिजिटल लेन देन या चेक ट्रांसफर के जरिए खाते में प्राप्त होने वाले भुगतान को अनिवार्य किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों द्वारा चुनावी व्यय के लिए एक अलग बैंक खाता बनाए रखने के प्रावधान को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसके लिए निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 89 में संशोधन किया जा सकता है। अगली खबर संयुक्त राष्ट्र और कृषि से संबंधित है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और भारत सुपरफूड का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए देश और विदेशों में कई कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत की है। उदाहरण के लिए भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के हालिया शिखर सम्मेलन के दौरान इस समूह के तहत मोटा अनाज खाद्य महोत्सव के आयोजन का प्रस्ताव रखा था। मोटे अनाज में छोटे बीज वाली घासों का एक समूह शामिल है। ये अनाज दुनिया भर में व्यापक रूप से चारे और मानव उपभोग के लिए खाद्य फसल या उद्यान के रूप में उगाए जाते हैं। ये अनाज प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन और आयोडीन जैसे पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट युक्त होते हैं और इसी वजह से इन्हें सुपरफूड कहा जाता है। कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए इन्हें उत्कृष्ट अनाज माना जाता है।
भारत ने गहन मोटा अनाज संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा के लिए पहल तथा मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज योजनाएं आरंभ की हैं। मोटे अनाज का फायदा ये है कि इनकी वृद्धि के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मृदा की जरूरत नहीं होती, साथ ही ये सूखे का सामना करने में भी सक्षम है। ये फसलें बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं और इस तरह से ये खाद्य मांग को पूरा करने में सहायक होती हैं। ये परंपरागत रूप से जनजातीय कृषि पद्धति से जुड़े हुए अनाज हैं, जैसे कर्नाटक का रागी हब्बा महोत्सव। इनमें कार्बन को अलग करने और खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु अनुकूलन में सहायता करने की बेहतर क्षमता मौजूद है। बैंकर्स के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक 18 गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को बैड बैंक में स्थानांतरित करना एक कठिन कार्य है। बैड बैंक या राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड द्वारा 18 एनपीएस की खरीद की जानी है। बैंकर्स को ये आशंका है कि NARCL समय पर ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगा और ये आशंका इसलिए है क्योंकि खाता हस्तांतरण में जटिल विनियामक और लेखा प्रक्रियाएं शामिल हैं। बैड बैंक या NARCL को वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये एक कॉरपोरेट निकाय है। ये बैंकों द्वारा रखी गई जोखिम भारित परिसंपत्तियों को एक अलग इकाई के अधीन लाता है। NARCL लीड बैंक को एक प्रस्ताव देकर परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगा। NARCL बैंकों से उच्च मूल्य के NPA खातों का अधिग्रहण करेगा। ये कुल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगा। बैड बैंक में शामिल है NARCL और IDRCL। NARCL को NPA या बैड लोन खातों के अधिग्रहण और एकत्रीकरण का काम सौंपा गया है। इसमें अधिकांश हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है और इसका प्रायोजक कैनरा बैंक है। अगला है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL। इसे प्रबंधन और वैल्यू एडिशन का काम सौंपा गया है। साथ ही इस पर ऋण समाधान प्रक्रिया की देखरेख की भी जिम्मेदारी है और इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों की है। बैड बैंक के लाभ ये हैं कि ये NPA से छुटकारा पाने में ऋणदाताओं की मदद करते हैं। ये ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को हल करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या एक ऐसी स्थिति है जहां एक ओर बैंकों की परिसंपत्तियां दबावग्रस्त हो जाती हैं और दूसरी ओर कॉर्पोरेट्स इतना अधिक ऋण ले लेते हैं कि वे उसे चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं। ये बैंकों को अपने सामान्य बैंकिंग कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करते हैं। इससे तीव्र आर्थिक सुधार संभव होता है और इससे NPA का बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 145 का सब क्लॉज 5। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा, भले ही कम संख्या वाली पीठ में अधिक न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा आपसी सहमति से निर्णय दिया गया हो। संविधान के अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 5 के अनुसार किसी मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत पर आधारित सहमति को ही न्यायालय का निर्णय या मत माना जाएगा। अनुच्छेद 145 के सब क्लॉज 5 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले का निर्णय सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुमत आधारित सहमति से ही लिया जाएगा। हालांकि इस खंड की कोई बात किसी भी असहमत न्यायाधीश को अपना असहमतिपूर्ण निर्णय देने से नहीं रोकती है। 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति। अमेरिका और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव किया था। चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। वैश्विक आतंकवादी नामित होने से साजिद मीर की संपत्ति फ्रीज कर दी जाती और उसके यात्रा करने और हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता। इस समिति का गठन वर्ष 1999 में UNSC के संकल्प 1267 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य तालिबान पर सीमित हवाई निषेध यानी कि यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना और उसकी संपत्ति को फ्रीज करना था। ये समिति अब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, अलकायदा और इनसे संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के मामलों को भी देखती है। भारत सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद SPC। हाल ही में भारत सऊदी अरब SPC की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। SPC यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना वर्ष 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान की गई थी।
इस परिषद के 2 मुख्य स्तंभ हैं, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति और दूसरी है अर्थव्यवस्था एवं निवेश समिति। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। भारत के वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से भारत को ऋण देने में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। आईएफसी विश्व बैंक के निजी क्षेत्रक संबंधी निवेश शाखा है। आईएफसी विकासशील देशों को संधारणीय समृद्धि हासिल करने में मदद करता है। इसके लिए आईएफसी विकासशील देशों में निवेश का वित्त पोषण करता है। आईएफसी की अन्य शाखाओं में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र। भारत इन सभी में से आईसीएसआईडी को छोड़कर सभी का सदस्य है। अगला है एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी देश में एफपीआई के लाभार्थी स्वामियों की पहचान करने के लिए एक सख्त फ्रेमवर्क बनाने पर विचार कर रहा है। एफपीआई भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनी की इक्विटी में किया गया कोई निवेश है, जहां ऐसा निवेश किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयरों को जारी करने के बाद चुकता इक्विटी पूंजी के 10% तक या उससे कम हो, या फिर किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा जारी इक्विटी लिखतों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के 10% से कम हो। शहरी सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2023 तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशियों वाले यूसीबीज को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। आरबीआई ने ये कदम शहरी सहकारी बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार करने के लिए उठाया है। आपको बता दें कि शहरी सहकारी बैंक कई प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। इनमें शामिल है संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या फिर बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 और इन यूसीबीज का विनियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। शहरी सहकारी बैंक इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये स्वयं सहायता को बढ़ावा देते हैं, ये वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करते हैं और बेहतर ब्याज दर प्रदान करते हैं। लॉन्ग रेंज रेडियो लॉरा पहली बार इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT ने दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली को स्थापित करने के लिए एक नवीन और कम लागत वाली वित्तीय नेटवर्क को विकसित किया है। IDRBT भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कार्यरत एक संस्थान है। आपको बता दें कि लॉन्ग रेंज रेडियो फिजिकल लेयर में एक वायरलेस मॉड्यूल तकनीक है। ये लंबी दूरी के संचार को संभव बनाती है। फिजिकल लेयर का मतलब है किसी नेटवर्क की आधारभूत नेटवर्किंग हार्डवेयर ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकियां। इस तकनीक के तहत समर्पित रेडियो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जो आमतौर पर एंड यूजर उपकरणों में मौजूद नहीं होती हैं। इस तरह से इसमें अन्य उपकरणों द्वारा हस्तक्षेप की सीमित संभावना होती है और इस तरह से बैंक अपने स्वयं के एक समर्पित निजी नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। इससे बैंकों की किसी तीसरे पक्ष के उपग्रह आधारित या फाइबर आधारित नेटवर्क का उपयोग करने पर निर्भरता में कमी आएगी। लॉन्ग रेंज रेडियो से जुड़े वित्तीय नेटवर्क की लागत अन्य किसी नेटवर्क की तुलना में लगभग 20% कम होती है और साथ ही इसके रखरखाव से संबंधित लागत भी लगभग 0 है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यूएसए के पिट्सबर्ग में GCEAF की बैठक में भाग लेंगे। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम अपनी तरह की पहली बैठक है। इसमें 30 देश भाग लेंगे। GCEAF 13वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 7वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल यानी MI7 का संयुक्त आयोजन है। इसकी मेजबानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा की जाएगी। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एक उच्च स्तरीय वैश्विक फोरम है। ये क्लीन एनर्जी से संबंधित प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और इससे जुड़े कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। मिशन इनोवेशन भारत और यूरोपीय आयोग सहित 22 देशों की एक वैश्विक पहल है। ये स्वच्छ ऊर्जा को किफायती, आकर्षक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने वाली एक पहल है। लाल चंदन P. सेंटालिनस को आमतौर पर लाल चंदन के रूप में जाना जाता है। ये भारत की देशज और स्थानिक वृक्ष प्रजाति है। इसके वृक्ष केवल पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। इस वृक्ष का आकार छोटा है। ये वृक्ष सामान्य तौर पर 5 से 8 मीटर तक लंबे होते हैं। इनकी छाल गहरे भूरे रंग की होती है।
पूर्वी एशियाई देशों में इसकी ज्यादा मांग है और इसका उपयोग नक्काशी, फर्नीचर, पोल्स और घर को सहारा देने वाले स्तंभों में किया जाता है। जापान में इस दुर्लभ काष्ठ रेखा वाली किस्म यानी रेयर वेवी ग्रेन वेरिएंट को ध्वनि संबंधी गुणों के कारण अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग सैंटलिन के निष्कर्षण, दवा और सौंदर्य प्रसाधन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। सैंटलिन एक लाल रंजक होता है जिसका उपयोग डाई और खाद्य पदार्थों को रंग देने में किया जाता है। कर्नाटक सरकार बच्चों की देखभाल के लिए छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपना सकती है। टाटा ट्रस्ट, यूनिसेफ और कर्नाटक सरकार के परियोजना अधिकारियों की एक टीम छत्तीसगढ़ के दौरे पर गई है। इस टीम का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास संबंधी छत्तीसगढ़ की योजनाओं का अध्ययन कर उन्हें कर्नाटक में लागू करने के लिए एक कार्य योजना को तैयार करना है। दरअसल छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों में एक पहल शुरू की गई। इसके तहत बाड़ी परियोजना के तहत उगाई जाने वाली सब्जियों का उपयोग आंगनवाड़ी केंद्रों में ही कर लिया जाता है। बाड़ी परियोजना छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों के परिसर में जैविक खेती को बढ़ावा देती है। गौठान से प्राप्त दूध बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के भावनात्मक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ये उच्चतर शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है और उन्हें ग्रेड भी प्रदान करता है। इसके तहत संस्थानों को A++ से लेकर के C तक का ग्रेड प्रदान किया जाता है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया गया है तो इसका मतलब है वो निर्धारित मानदंडों पर खरा नहीं उतरा है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद इनपुट आधारित प्रत्यायन प्रणाली का पालन करता है। इसके तहत केवल वे उच्चतर शिक्षा संस्थान ही आवेदन कर सकते हैं जो कम से कम 6 वर्ष पुराने हैं, जहां से छात्रों के कम से कम 2 बैच स्नातक हो चुके हों। परिषद के तहत प्राप्त प्रत्यायन की अवधि 5 वर्ष की होती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।